sex for masters of relationship is a priority, not a second or third thing in the table. आज की जनरेशन को मैं देखती हूँ तो रिलेशनशिप 3 से 5 महीने में मतलब मैं देखती हूँ ब्रेकअप्स हो रहे हैं. People have seen so much of social media that they think that this is how the relationship is. So I just feel कि पहली बात तो लड़कियों को अपने आप को ये इस जोन में ही नहीं डालना चाहिए that I'm a victim, that I need empowerment. You are already empowered भाई. पहला साल होता है शादी का, you feel those butterflies and everything. हमारा बहुत टॉक्सिक था. So the first and foremost thing you need to do to make this marriage work is first you need to make your life work. So what do you think are the major reasons जिसकी वजह से breakups या divorces हो रहे हैं? I feel कि अगर तुम्हारा value system match नहीं हो रहा है, then again it's a red flag. I do not believe relationships are created in heaven. I believe relationships are created on earth. और मैंने ऐसे डिक्लेयर करा कि मेरी शादी हो रही है अगले साल 13 जुलाई 2022 में. He said 13 जुलाई. My God, I have goosebumps. This Valentine's episode is baked with love by the Cookie Co. क्या आप जानते हो स्टडीज कहते हैं कि ओवर 70% कपल्स इमोशनली दूर हो जाते हैं ओवर टाइम, चाहे बच्चा हो या ना हो. बट आपका बॉन्ड सिर्फ सरवाइव नहीं बट थ्राइव कर सकता है विद द राइट टूल्स. और आज के एपिसोड में हम वही सीखने वाले हैं फ्रॉम आवर गेस्ट. हाय श्रुति, हाय जसकरण, वेलकम टू मॉम्स अनम्यूटेड एंड थैंक यू सो मच. आपने अपने इतने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला. Thank you. Thank you so much. We're very happy to be here. I am so excited for this episode. So Shruti and Jaskaran, for our audience, if you could share your journey. In terms of our journey or our coach journey? Both. Which one? We would love to know both. So हम लोग मिले थे 2021 अप्रैल में and there's a interesting story behind that. Yeah. So हुआ ये कि so I was in my own personal journey of growth of becoming a coach and everything, and I used to meditate a lot. So because of my meditation, my third eye got activated and I became a psychic. So I started seeing things, hearing things, मेरे को visions आने लग गए and all of that. Seriously? So then जब मुझे ऐसे विजन वगैरह आते थे मैं प्रिडिक्शंस करने लग गई. तो एक बार मुझे ऐसी इंट्यूशन आई कि मेरी नेक्स्ट ईयर दैट इज 2022 में शादी हो जाएगी. सो आई टोल्ड माय मॉम, आई टोल्ड एवरीवन कि आई हैव दिस फीलिंग आई एम गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर. सो दे वर लाइक अच्छी बात है, उम्र तो हो रही है बट लड़का कहाँ है. एंड बाय द वे एट दैट टाइम आई वाज मैनिफेस्टिंग माय एक्स बैक इनटू माय लाइफ. फॉर 2.5 years आई वाज डूइंग दैट. Okay. तो हुआ क्या, एक न्यूमन रिचुअल में आई वाज सपोज्ड टू स्लीप विद अ क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन आल्सो आई वांटेड इंट्यूटिवली. सो द क्वेश्चन केम व्हेन विल आई गेट मैरिड एंड आई वाज लाइक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि मेरे को पता चल जाएगा मेरी शादी कब हो रही है. और उस रात को जब मैं सोई हूँ तो मुझे कुछ नहीं हुआ, मतलब आई कुडंट हियर एनीथिंग और एनीथिंग. देन नेक्स्ट नाइट जब मैं ऐसे चादर ओढ़ने लगी एकदम से मुझे एक डेट सुनाई दी 13 जुलाई. एंड आई वाज लाइक व्हाट इज दिस डेट, ये कहाँ से सुनाई दी, इसका क्या मतलब है. फिर मुझे रियलाइज हुआ ओके आई हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन व्हेन विल आई गेट मैरिड एंड मे बी दिस इज द डेट 13 जुलाई 2022. आई ऑलरेडी न्यू. अगेन आई वेंट टू माय फैमिली एंड फ्रेंड्स और मैंने ऐसे डिक्लेयर करा कि मेरी शादी हो रही है अगले साल 13 जुलाई 2022 में. सच में? Then अब इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है. सो ये मैंने सबको बता दिया. पीपल यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी. माय डैड लिटरली सेड पागल वाली बातें मत कर. मेरी बहन मेरे को टॉन्ट करती थी हम लहंगा सिलवा ले, तेरी तो शादी होने वाली है. तो हुआ कुछ नहीं. नेक्स्ट 6 महीने तक नथिंग हैपेंड. 6 महीने बाद इन अप्रैल 2022 आई मेट हिम एंड उसके 5 महीने बाद हम दोनों की शादी हो गई. इन अगस्त 14th August was the date of our marriage. Now you would be wondering कि 13 जुलाई कहाँ क्या गया? हुआ? So the first time I spoke to him, I just randomly asked him, by the way, what's your date of birth? He said 13 July. My God, I have goosebumps. तो मेरे को उस टाइम पे मेरे को भी शौक लगा, 13 जुलाई ये तो मेरी शादी की डेट है, ये इसकी डेट कैसे हो सकती है. तो वो मेरे दिमाग में हमेशा प्ले करते रहा. बिकॉज इनिशियली आई वाजंट रोमांटिकली अट्रैक्टेड टू हिम और एनीथिंग. आई जस्ट रीच्ड आउट टू हिम फॉर बिजनेस कोलैबोरेशन but it turned out to be another collaboration. And आपकी तरफ से how did you know that she is the one? उन्हें तो पहले से पता था. So मेरे पास तो इतनी कोई स्पूकी स्टोरी नहीं है. It is simply I was attracted to her and He had a It crush is- on. it is a very small thing, but I was with a friend
एंड उस टाइम पे मैं उसको बोला यार like I have dated girls, I have done all that, but अभी ना I am ready to settle, I want to move ahead. And मैं उसके साथ ना बड़े ऐसे ना vulnerable conversation कर रहा था for almost like 20-25 minutes. And then within that conversation she texted me. Okay. This is the first time she texted me on Telegram. Hey, I am intrigued by what you do. I am a dating coach. So technically we met on Telegram. I showed कि भाई ये तो किसी रैंडम लड़की का मैसेज आ गया है. मैंने बोला, फिर मैं उसको थोड़ा बोल रहा था कि इसका नंबर लेके दिखाऊं. तेरे मेरा नंबर नहीं है ना. कहता दिखा कितना डेटिंग कोच है तू. तो मैंने 2 मिनट में इसका नंबर ले लिया. So from there, actually, this is the small side of my story where it was meant to be, and within 4-5 months we got married. Lovely. Because I see आज की जनरेशन में relationships 3 से 5 महीने में टूट जाते हैं, breakups हो जाते हैं. एंड आप लोगों ने 4 महीने में 5 महीने में डिसाइड हाँ, कर तो लिया हमने वेट ही नहीं किया ना वो सब शादी करनी है. So when we felt कि यार हम दोनों की शादी हमें पता है कि हम आपस में ही करने वाले हैं, हाँ. तो जो भी चीज तुम्हें अभी डेटिंग पीरियड में एक दूसरे को सीखनी है, हम्म. तुम शादी के बाद सीखते रहो. पॉइंट तो वही है ना. मतलब हमने कहा कि वो एक लेबल ही तो लगाना होता है, उसके बाद यू कीप गेटिंग टू नो ईच Yeah, अदर. exploring So- each other. So we told that to our parents because my family, despite me being 29 years old, my dad was like, अभी तो शादी मत कर, वो तो डेटिंग कोच है, उसको तो तुझे डेट करना चाहिए, वो तुझसे शादी क्यों कर रहा है. So I had to convince my dad कि मेरे को शादी करनी है, करने दो. तो Oh. हमें फिर उसके बाद रियलाइज हुआ एंड इट इज ट्रू कि हमारी शादी के फर्स्ट ईयर में इट वाज जस्ट नोइंग ईच अदर लाइक एंड देयर वर अ लॉट ऑफ arguments and it was tough because all of a sudden I'm just getting to know him and now we're living together also. Yeah. तो कितने सारे डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं जब तुम्हारी शादी भी हो गई है, तुम साथ में रह रहे हो, तुम्हारा इक्वेशन बदल गया एकदम Yeah. से और फिर तुम उसको जान भी रहे हो. Yeah. तो इस वजह से यार फर्स्ट ईयर वाज अ लिटिल टफ but after that it's just getting better. Amazing. And you're also a CA, right? Yes. CA turned dating Dating. coach. How did this transition happen? I have a very small story that I just, there was a girl who broke my heart, every guy's story. But I do not have an answer of why I got so interested into this thing and why God chose me to do this thing. Maybe it was my destiny that every other guy is going through a breakup, but I only have to become a dating coach. But I got very intrigued in psychology in while studying for CA. Half of the time I used to study psychology, Oh. and nobody knew about that because I used to live alone in Delhi for pursuing my CA. So my mom used to say, बेटा थोड़ा करियर पे ध्यान दो, लड़की वड़की का तो बाद में चलता रहेगा कुछ ना कुछ. Then फिर मैंने लड़कियों को करियर बना लिया बाद में. So I became good at understanding women's psychology, and nobody had the knowledge or even the guts to say this in India because it's a taboo topic still. Yeah. And I started this workshop 6 years ago that just explains woman's brain. Oh. It's a 3 days journey of 5 hours, like in depth. And girls used to join it. Why are girls joining it? Because it was not open for girls, but I cannot stop them. So I kind of became famous from there that this is the guy you go for to understand the relationship dynamics. And how did you come into coaching? So even I had a personal, what do I say, like breakup हुआ. Personal loss की तरह ही लगा, लेकिन बहुत ही बुरा फेज था जहाँ पे I went into depression, I became suicidal and मैं उससे बाहर आई थ्रू स्पिरिचुअलिटी, थ्रू सेल्फ लव, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि यार मेरी तरह कितनी और लड़कियां आएंगी जो ऐसे डार्क फेज में जाती हैं जब उनका ब्रेकअप होता है. तो मुझे एक ड्यूटी फील हुई कि आई हैव टू स्प्रेड दिस नॉलेज, या जो भी मैंने अपने आप को जैसे बाहर निकाला है, आई वांट टू हेल्प अदर्स आल्सो. सो देयर वाज दिस कॉलिंग दैट आई जस्ट फेल्ट लाइक आई विल बिकम अ कोच. तो मेरी फैमिली को कोई कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही है, क्या कोच क्या होता है, लाइफ कोच क्या होता है. सो आई डिड अ सर्टिफिकेशन, लड़ के उनसे भी मतलब बहुत ही ड्रामा हुआ था. अब तो फिर भी कोचिंग इंडस्ट्री इज बूमिंग, बट उस टाइम पे 5 साल पहले तो दे वर लाइक व्हाट इज दिस. सो आई जस्ट न्यू फ्रॉम विद इन दैट कुछ भी हो जाए, चाहे अगेन व्हाट ही सेड, लाइक इवन इफ यू आर गेटिंग पेड लेस, you would still want to choose that because that's where your fulfillment is. You're following your calling. It Yes, was your yes. calling. Yes, it's our purpose, and that's why I think we got married also. कि हम दोनों रिलेशनशिप में आए इसलिए कि हम इवेंचुअली रिलेशनशिप और लोगों की मतलब जो रिलेशनशिप रिलेटेड इश्यूज या प्रॉब्लम थे उसको सॉल्व कर सके एज अ कपल. Right. Yeah, that's one thing I wanted to mention कि इतना ज़्यादा हमसे इंस्पायर मत हो कि 4 महीने में शादी कर लो, because we both kind of knew the general dynamic of relationship also and psychology also. So we are like, whatever it is, we'll deal with it.
many people do not have that kind of mindset. So one small problem, oh, she's not my soulmate, let's leave. So we did not have that kind of attitude. So जैसे if you guys are dating, not you, like अगर कोई date कर रहा है, so We what still are are dating. We are dating. Like we believe this. The dating never stops. dating should never stop even after marriage. So अगर दो लोग डेट कर रहे हैं, so how do they know कि हाँ यार यही है, वो क्या ग्रीन फ्लैग्स होते हैं that one should identify या पता होने चाहिए कि इसी से मुझे शादी करनी है. So, from my side of the story is that in 2017, I made a list of what I want in a girl. Okay. So it was like a 3 to 4 pages of very detailed list of physically, emotionally, spiritually, mentally, her family values, this, that, this, that, this, that. And when I met her, she was like not 100%, but 99, 95% of match. And on my second date, I showed her that list. And she's like, why have you written about me? And I met her in 2022. And this list I made 5 years ago. So that was my side of the story when I knew this is almost what I want. Yeah. So I feel एक तो लड़कियों के अंदर ये power होती है that they would intuitively know if they just tune, because a lot of times even our gut tells us that he's not the right one or he is the right one. So women have this habit of ignoring their intuitive feeling because they're so carried away with someone giving them so much love and importance, like यही है, इतनी केयर तो कभी किसी ने मेरी नहीं करी है. So उनको वो इतने ज्यादा fixated होते हैं एक इंसान के ऊपर. But अगर वो अपने ट्यून इन करें ना अपने अंदर, उनका इनर विजडम इतना स्ट्रांग होता है, दे वुड जस्ट नो कि ही विल लीव मी और ही इज टॉक्सिक और ही इज डिसरिस्पेक्टफुल. देयर आर सो मेनी टाइम्स ही इज गिवन दोस हिंट्स टू यू बट यू आर ब्लाइंड टू इट, लाइक चीटिंग मेंटालिटी. बोलते हैं ना वो प्यार अंधा होता है और वो एक्चुअली हो जाता है बिकॉज आप इतना प्यार कर रहे हो या वो बहुत प्यार कर रहा है. सो वो बहुत सारे वो रेड फ्लैग्स होते हैं जो मिस हो जाते हैं, मिस नहीं भी और दिख भी रहे हैं तो भी हम लोग देखना नहीं चाहते हैं. एग्जैक्टली. सो मेरे लिए सबसे बड़ा जो मैं एटलीस्ट विमेन को बोलना चाहूंगी वो ये दैट लिसन टू योर इनर विजडम, योर गट, योर दैट फीलिंग जो तुम्हारे अंदर एक आती है ना, क्या जैसे इसको देख के मुझे पता था कि मैं इसको कितना, सो आई यूज्ड टू रेजिस्ट हिम अ लॉट. लाइक हमारे बीच में बहुत बैक एंड फोर्थ हुआ है, इवन तो 5 महीने में शादी होगी बट 1-1.5 महीना हमारा सिर्फ ये चला कि मैं एक दिन इससे बात कर रही हूँ, अगले दिन नहीं कर रही हूँ. ऐसा हो रहा था. वाई? बिकॉज मुझे मेरे को मेरे एक्स को लेकर आई वांटेड टू मैनिफेस्ट हिम, तो एक वो मेरा एक दिमाग में कुछ चल रहा था. बट देन आई जस्ट डीप डाउन न्यू कि एक तो 13 जुलाई वाला एंगल, प्लस आई जस्ट व्हेन आई वाज विद हिम इट जस्ट फेल्ट लाइक ही इज द वन, लाइक आई जस्ट न्यू. तो the girls, if they just tune into that power inside of them, they would just know that he's gonna be my man or he is not going to be the one. या ऐसे कोई 3 रेड फ्लैग्स हैं कि ये अगर उस इंसान में है तो इट्स अ क्लियर नो. फर्स्ट ऑफ ऑल आई फील कि अगर वो लड़का तुम्हारे साथ थोड़ी सी भी टॉक्सिसिटी दिखा रहा है, चाहे डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रहा है या फिर कभी अब्यूज कर दिया, कुछ भी, any kind of toxicity is a big red flag I feel, because वो सिर्फ शादी के बाद इंक्रीज होएगी, कम नहीं होने वाली है. सेकंड आई फील अगर वो तुमको टाइम नहीं दे रहा है, इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, अगेन अगर अभी नहीं दे रहा है देन हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि शादी के बाद, बिकॉज शादी के बाद थिंग्स ओनली गेट डिफिकल्ट, यू हैव टू पुट मोर एफर्ट्स. सो अगर डेटिंग पीरियड में ही अगर वो सब चीजें दिख रही है, तुमको टाइम नहीं है, उसको बोल रहे हैं कि यार आई एम बिल्डिंग अ लाइफ फॉर यू ओनली, आई एम डूइंग दिस वर्क फॉर यू, भाई ऐसा नहीं है. यू डूइंग दिस फॉर योरसेल्फ. तुम नहीं करोगे, तुम्हारे पास पैसे नहीं होंगे, तुम्हारी लाइफ खत्म है. सो किसी और को बोला जाके कि आई एम डूइंग दिस फॉर यू. अगेन लाइक लड़कियां बिल्कुल शट हो जाती है, उनको लगता है कि हाँ जो भी ये कर रहा है मेरे लिए कर रहे हैं, मतलब वो अपने आप को ना जानबूझ के एक बबल में रखना चाहती हैं ताकि वो अपने इस आइडिया ऑफ बीइंग इन लव के साथ फिक्सेटेड रहे कि यार यही है, ये कुछ भी कर रहा है मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगी, मैं इसकी थेरेपिस्ट बन जाऊंगी. बट ऐसा नहीं है, वो नार्सिसिस्ट है, वो अब्यूसिव है, तुम फिर भी उसको एक्सेप्ट कर रहे होते हो. एंड थर्डली आई फील कि अगर तुम्हारा वैल्यू सिस्टम मैच नहीं हो रहा है देन अगेन इट्स अ रेड फ्लैग, बिकॉज तुम्हारे वैल्यू सिस्टम के हिसाब से सपोज लाइक आई एम अ वीगन, आई एम अ प्योर लाइक जैन खाना खाऊंगी, वीगन खाना खाऊंगी, और अगर मैं किसी बंदे के साथ हूँ जो पूरा टाइम मच्छी और मांस खा रहा है मेरे साथ, तो भाई आई एम नॉट like aligned with you in that way, so it's a big red flag for me personally कि हमारा वैल्यू सिस्टम अलाइन नहीं है. I hate smokers, not smokers I would say, I hate smoking as an activity. So अगर मेरा पार्टनर स्मोकिंग करता है तो मेरे को उससे भी दिक्कत होगी. एंड जैसे मैंने बोला कि आज की जनरेशन को मैं देखती हूँ तो रिलेशनशिप 3 से 5 महीने में, मतलब मैं देखती हूँ ब्रेकअप्स हो रहे हैं. एंड पहले के जो लोग थे आई थिंक वो 10-10 साल पहले डेट कर लेते थे, कमिटेड रहते थे, उसके बाद भी शादी तक पहुंच जाते थे. सो व्हाट हैज फंडामेंटली चेंज्ड इन ऑल दीज इयर्स? I think they are into this dilemma of choice. So
it's a small thing where, let's say you are hungry and you go to a big buffet. Even though you have so many choices, but your kind of appetite goes, because the thing is takes a toss. The reason is because it is too much now. Now I don't know what is going to really fulfill. So you have a big plate and you take everything, and then nothing fulfills you. And when you know it's an a la carte, you know you're going to just get few things, and it is going to be more fulfilling. So we are as a society in a dilemma of choice at this point. Maybe 50 years ago, 100 years ago, a man seeing a woman after, being at the age of 20, 25 was a rare thing. It is not something, oh, there are so many girls, there's social media and all this Yeah. stuff. So they would not have so many choices. And because of that, the problem is that they did not have choice. So they know, okay, this is the one. And they know I have to stick to that. Because anyways, if things don't work, then what will happen? There is Yeah. no choice. Right. Today, even though choice, we think it is giving us freedom, but when it is too much, it also, our brain is not able to handle it. Right. Because we are, why I call it a dilemma of choice, because it is not really a choice. It is, we think it is a choice. It's like after you get a girl, you always wanted that girl. After the marriage, after 1 year, you're like, if I got her, I could get better than her also. Yeah. He has a dilemma. It's only when the girl leaves, he realizes, no, I can't get. Yeah. You're not But able he to loses decide. his humbleness. He loses everything. He hawa mein ud jata hai wo. And girls do that too. Second is the idealism of relationships. People have seen so much of social media that they think that this is how the relationship is. True. You have to travel every day. Correct. This is how husbands treat. This is how wives are. Comparison बहुत आ So गया है. they idealize, oh, if I would have a boyfriend, husband, girlfriend, or wife, this is how it is. But it's a fake AI. It's basically a constructed husband or girlfriend you're talking about. That's the highlight of their life. वो आप behind the scenes तो देख ही नहीं रहे हो. So when you get into a real relationship, you're like, oh, they don't seem like my soulmate, because if they were my soulmate, they should not fight with me. But that's a wrong definition of soulmate. So I do not believe relationships are created in heaven. I believe relationships are created on earth. And soulmate is something which you work on and you design. Soulmate and honeymoon period is something you reach to. It is not something which starts the relationship. True, because as you said कि honeymoon period expectations जो होती है वो इतनी ज़्यादा होती है कि we should feel this way always, but वो लोग ready नहीं होते हैं what's coming next. मतलब relationship में वो feeling मुझे नहीं लगता it stays the same forever. वो जो पहला साल होता है शादी का, you feel those butterflies and everything. हमारा बहुत टॉक्सिक था. हमारे लिए सब कुछ honeymoon है. वो क्यों? क्योंकि लोग जो शादी से पहले डेट करते हैं, अभी अरेंज मैरिजेस में भी होता है, लाइक तुमने एक झटके में डिसाइड कर लिया यार मैं चल कर लेता हूँ, इतने ऑप्शन है, ये सबसे सही लग रही है, इसको हाँ बोल देते हैं. उसके बाद पता चलता है ये तो ऐसी भी है, ये तो ऐसी भी है, ये तो इसकी तो फैमिली ऐसे कर रही है मेरे साथ. उसके बाद एक्चुअल टॉक्सिसिटी स्टार्ट होती है. अरेंज मैरिजेस में तभी तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, बिकॉज यू आर नॉट फेमिलियर विद द पर्सन एंड द फैमिली. तो हमारा भी अरेंज मैरिज सेटअप नहीं था, बट अरेंज मैरिज जैसा इक्वेशन था जहाँ पे हम एक दूसरे को जान रहे हैं, एक दूसरे की फैमिलीज को जान रहे हैं. तो हमने शादी से पहले टाइम स्पेंड नहीं करा था विद ईच अदर टू नो ईच अदर एंड द फैमिलीज. सो हमने शादी के बाद वो एक्सपीरियंस करा, इसलिए हमारे लिए जो डेटिंग पीरियड था इट वाज एक्चुअली आफ्टर द मैरिज. बट यू नो लोग वो एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होते हैं. सी फॉर एग्जांपल आफ्टर 5 years जब वो चीजें यू नो मिस होने लगती हैं कि वो मुझे टाइम नहीं दे रहा है, अब वो फीलिंग नहीं आ रही है, अब वो एक दूसरे के लिए एफर्ट्स नहीं आ रहे. पहले वो मेरे लिए रोज लाता था, सरप्राइजेस लाता था, फ्लावर्स लाता था, अब वो नहीं हो रहा है. सो वो अंदर से एक्सेप्टेंस नहीं आता है कि हमारा रिलेशनशिप धीरे 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 खत्म होने की तरफ जा रहा है. तो उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज पीपल आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट कि ये ऐसे चेंजेस आते हैं रिलेशनशिप में. जैसे फॉर एग्जाम्पल वो फ्लावर्स लेके आता था एंड ऑल दैट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट हैज टू चेंज. एट द एज ऑफ 80 also you can bring flowers. The thing is that you rightly said कि relationship degrade होता जा रहा है. In life it is not just about marriage or relationship. Everything either grows or dies. It never stays stagnant. If you do not focus on something, it is going to go.
For example, this is a garden Hmm. and you do not water it. So you think it's going to stay there like this? No. No. It is going to grow weeds. So nothing actually stays. If you put water here, Hmm. it will go bad. So that is how our life in the universe is. It constantly keeps moving. Hmm. Even the sun rotates around its axis. So there is nothing stagnant. So relationship as a phenomena, as an emotion, is also not stagnant. The thing is, if you do not focus on something, where focus goes, energy flows. If the focus does not go there, and the focus is somewhere else, because we have limited ability to take action and we Hmm. have limited energy in life. So if you are focused, let's say I'm focused more on my health and my fitness and my business, Hmm. and my relationship is kind of been on the background. It has taken a So back people, seat. the problem is that people think I need to focus on my career, I need to focus on earning money, I need to build my body, and I need to take care of my health. And the success of my relationship and my marriage is defined on the day I get married. Once I get married to my soulmate, game over. Hmm. This is the expectation of most people in society, Correct. that their success is defined by this activity of getting together. Hmm. But I have a very opposite belief. This is nothing. This is the starting of your relationship. Exactly. And if you do not communicate about it, let's say I used to bring flowers, I stopped bringing. Hmm. The reason I stopped bringing is not because the relationship is growing to a different level. No, I stopped bringing, but I stopped caring. Simple. I stopped caring because she stopped caring. And we both stopped caring because we started building some level of friction, resentment, holding, points against each other. Hmm. And why would I bring flowers for her if she does not respect me? Hmm. Why would I respect him if he stops doing things which he used to do? Hmm. And this goes on and on and on. So, how do you break it? The best way is communication. If you do not communicate the needs, Hmm. now this is one big thing which most people think, take it, communication. Even if I communicate, they will not listen. You will be surprised. You see, we have coached like hundreds of people, couples, that this is a very big point for them. Oh, I need to communicate my needs. They think मैंने that बहुत it सारी will not. वाइफ्स को ऐसे देखा है सोचते हुए कि वो खुद समझ ले ना कि मुझे क्या चाहिए. Exactly. This is also gender intelligence, that women in this game operate very differently. They want the guy to be Sherlock Holmes. Yeah. Men operate differently. Men are like, I don't have any need Hmm. because it is easy for me to detach. So the communication is one thing, and then second is, if I say to her, I love you, I hate you. It doesn't really matter what you say. It's always how you say things. Right. See, 93% of our communication is not even words. It is the paralanguage. 38% is the tonality, 55% is the paralanguage of the gestures and the facial expressions and all that. So it is the same thing. You can communicate all you want. Hmm. You can say good words. Hmm. You should not say this to me. Hmm. You're saying even in normal words, nothing like that. It's just your facial expressions, the way you are condescending, the way you body languages, you have this attitude problem, rolling the eyes. Oh my god, again he did it. That puts off the other person, and he doesn't want to do it. So you need to keep in check the 93% of how you're communicating. It's like, I am saying the right words. She doesn't listen to me. No, you're saying in the wrong tonality. Right. And same for women. So, if you can simply tell your partner that, yes, I want to hear you, but not in this tonality. Can you please lower your volume? I want to hear, but I cannot because my ego comes. If you have this much of maturity, you are unstoppable. Even if you fight, even if anything happens, your relationship would have a invisible shield around, and nothing can break you. If you have such a maturity of accepting your mistakes and also requesting how you want to be treated from your partner every single week, every single day. It is not like I told you once and then I expect you will remember it. Right. She doesn't, or he doesn't remember about what they want to be treated themselves. How are they going to remember for someone else? So true. So that is the thing. So what do you think are the major reasons जिसकी वजह से breakups या divorces हो रहे हैं? फर्स्ट आई थिंक जो मुझे एकदम से आया कि लोगों में ना पेशेंस
बहुत कम है, मतलब उन एंड वो हम जो पहले पॉइंट डिस्कस कर रहे थे, सो मेनी ऑप्शंस एंड चॉइसेस, दे फील कि ठीक है इसके साथ नहीं चल रहा, क्या ही हो गया, और ऑप्शंस देख लेंगे, या उनको एफर्ट डालने में इतना ज्यादा पेन फील होता है कि उनको उस रिलेशनशिप को छोड़ना ज्यादा प्रेफरेबल लगता है रादर देन पुटिंग द एफर्ट. एंड मतलब आई फील पीपल आर ऑल्सो, दे डोंट हैव द नॉलेज एंड द अवेयरनेस. एंड जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, लाइक आफ्टर 5 years लोगों को फील होने लगता है कि यार रिलेशनशिप इज डिग्रेडिंग. सो कुछ ऐसे प्रैक्टिसेस या ऐसे कुछ रूल्स द कपल्स कैन फॉलो to keep that spark ignited. You need to understand why relationships are breaking is because people are breaking. It is their mind which is breaking. They do not have control on their mind. So it is going through a mental diarrhea, and they are not able to be fulfilled in life. They are suffering everything. As a child, they are suffering. They want to become adult very fast. When they become teenagers, they are suffering now. And then they become, when they don't have a job, they suffer. When they get a job, they suffer. Afterwards, they don't have a girlfriend, they suffer. Once they get married, Then they suffer. I didn't say anything. So the thing is that people have been suffering all their life. Satisfaction है. And when they think they'll be retiring, but after retirement also they suffer the boredom. Right. The problem is that individual is not equipped to rejuvenate among his own body parts, his own self. The problem is that he does not know how to live alone. Right. So that is the reason why he looks for connecting with people. Is it that marriages are falling apart? No. Every relationship is falling apart. So the first and foremost thing you need to do to make this marriage work is first you need to make your life work. And to make your life work, you need to find ways to fulfill yourself. I call it rejuvenation. You need to rejuvenate yourself. There are many activities, many tools of transformation, many techniques, meditation, yoga, whatever. If you do not follow this, if you are not spiritual, if you do not understand how to live alone, I'm not saying you will be fully satisfied alone, no, but you will be good enough. You love yourself enough so that you are in a pleasant energy. It is not that if you are alone and for 2 days there is nobody who is disturbing you, and that loneliness or the emptiness eats you up. If that is the case, that is the reason even the relationship eats you up. If you are able to live alone, then you will be able to live with somebody else also. Because if you are happy, if your partner is happy, your relationship is going to be happy. At least the chances are more. So that is the one thing. They need to do something to rejuvenate themselves. Because the biggest reason why people leave is because of random fights. There is no one reason. There are multiple reasons which causes lack of connection. एंड जैसे हमारे लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रीलोकेशन आ गया, डिस्टेंस आ गया, सो उन चीज़ों को लेकर पहले से ही कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंट है? हमारे केस में तो ऐसा ही हुआ था एक्चुअली, क्योंकि आई एम अ प्रॉपर साउथ दिल्ली गर्ल, मेट्रो सिटी, एंड ही इज फ्रॉम भटिंडा विच इज अ स्मॉल टाउन. तो शादी के बाद आई वाज सपोज्ड टू मूव टू अ स्मॉल टाउन एंड आई हैड माय ओन रेजिस्टेंसेस, बट इसने मुझे पहले से ही बिफोर मैरिज क्लियर करा हुआ था दैट आफ्टर मैरिज विल मूव टू चंडीगढ़ विच इज अ बेटर सिटी. तो मैंने कहा ठीक है, आई एम ओके लिविंग इन अ न्यू सिटी. तो हम शादी आई थिंक कुछ 1 महीने हम थोड़ा बहुत ट्रैवल कर रहे थे, इसने खुद से ही बोल दिया, आई वाज ओके, मैंने मेंटल प्रिपेयर करा था कि मेरे को मैं थोड़ा लंबा रुक जाऊंगी, इसने खुद ही बोला नहीं नहीं चल हम चंडीगढ़ में चल के घर देखते हैं. तो अगर ऐसा होता कि ये मेरे को बोलता कि यार हम 2 महीने भटिंडा में रुकेंगे और ये 5 महीने रुकवा देता, ऑब्वियसली मुझे प्रॉब्लम होती. ऑब्वियसली रेजिस्टेंस, रिजेंटमेंट जो भी मेरे अंदर बिल्ड होने लग जाता है, नेगेटिविटी क्रिएट होती है कि भाई तूने बोला कुछ और हो कुछ रहा है, आई एम नॉट हैप्पी हियर, so why aren't you listening to it and why aren't you sticking to the word that you mentioned before our marriage? So it is 100% important. In fact, before marriage I even asked him कि what are your family's expectation from me? Do you want me to make tea every morning for your mom, dad? सुबह उठकर तू चाहता है कि मैं बनाऊं? तो इसको नहीं पता, इसके तो मैं मम्मी से पूछता हूँ. तो उन्होंने कुछ नहीं, so important. My whole thinking process was that I don't want her to do anything which I am not comfortable to do. Am I comfortable to make tea? No. I don't want her to do.
If she's doing it, अभी भी वो kitchen में जाके खाना बनाती है because she likes it, because her mom is a good cook. So she gave those kinds of, skill to her. So she cooks. I like it. I enjoy it. She gets reinforced. So उसकी training चल रही है अभी. Most people think and believe sacrifice is the answer. Like one person has to sacrifice, other person has to sacrifice. Compromise and sacrifice is the foundation of a relationship. Because when you sacrifice something, you are naturally, as a human being, going to create so many resistances and resentments towards that person that it's not going to go. So, am I saying that you are never supposed to sacrifice anything? No, sometimes you do, but you need to lower that as much as possible. Let's say she wants to, a very small example, she wants to watch a movie. I want to watch a different movie. So I'm like, chalo theek hai, it's your mood, let's watch that movie. But in my head, all 3 hours, in my mind, I'm thinking, I'm sacrificing so much for her. I am intentionally, unintentionally making up these toxicities and building all this nonsense in my mind, in my head. After the 3 hours, I am not going to feel very good. But if I can watch her movie by finding reasons in my mind of why even I want to do that. If you are doing that for you, that is going to be great. If you're doing it for somebody, even for your kids, even for your parents, even for anybody, if you're doing something thinking, I have zero interest in it, only because they care about it, I am doing it, then it is not going to go very far. It's like गाड़ी को तुम पेट्रोल की जगह धक्का मार के चला रहे हो, क्योंकि वो जब तक धक्का तुम जबरदस्ती पूरा एफर्ट लगाते रहोगे तब तक चलेगा, नहीं तो वो वहीं रुक जाएगी, बिकॉज देयर इज नो मोमेंटम. बट इफ यू कैन डू समथिंग फॉर समबडी and even you can find a little bit interest in that, I know, I understand why she likes it, or maybe I will also enjoy it. Something like I play PlayStation, right? She doesn't like it at all, but he takes so much of interest in my life. I should take interest in his video games also, but every single second it is suffering for her because she's doing it for me. No, if you can also find a little bit of enjoyment of what type of game you would like to play, you can also see things from with my perspective, and you can also learn to enjoy it and like it. Then you're not doing it for me. There is a big part which is you're doing it for yourself. And if you can learn this way, then 100% interest, even 30% interest, it's going to be more than 100 only. Then there is no room for resentments. Let's talk about modern relationship triggers. Social media and relationships. I don't know usko love story bole ya horror story. Like, how do you think social media ने relationships को कैसे affect किया है? Do you think we are trying to be happy in front of others instead of being happy? Yeah, I think that is the reality, because people feel कि अगर हम सोशल मीडिया पे ऐसा डाल रहे हैं कि हम खुश हैं, हमारी ऐसी लाइफस्टाइल है, हम इतना प्यार करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक्चुअली में होने लग जाएगा हमारे साथ, जबकि ऑपोजिट होना चाहिए. यू शुड बी हैप्पी, यू शुड बी फुलफिल्ड इन द रिलेशनशिप, एंड उसका थोड़ा बहुत यू शो ऑन सोशल मीडिया. बट पीपल जस्ट फील कि of course nobody wants to put a fight on social media. Nobody ever wants to show the bad side of their relationship or themselves on social media. You have to have a really good vulnerability towards your own self to show that to the world. तो वो बहुत कम लोग करते हैं, और बट वो दिखता ही नहीं है. तो लोग ज्यादातर क्या देख रहे हैं कि सब खुश है, सबकी लाइफ अच्छी है, सब इतना पैसा कमा रहे हैं, सबका रिलेशनशिप अच्छा है, इसको प्यार मिल गया, इसकी शादी होगी, इसका बच्चा हो गया. उनको लगता है यार हमारे साथ तो कुछ भी नहीं हो रहा. तो वो जल्दबाजी में इधर दे मेक अ रॉन्ग डिसीजन, दे फॉल इन लव क्विकली एंड दे ट्राई टू गेट मैरिड क्विकली, एंड देन अगेन डाइवोर्स हो जाता है, सब हो जाता है. तो इतने ज्यादा, बिकॉज हमको लगता है कि कैसे हमको करियर में हम अपने आप को देखते हैं कि हम एक रैट रेस में है, कि उसकी ग्रोथ हो रही है, उसके इतने पैसे हो गए, वो तो हम सेम पैकेज, हम सेम बैच में, जो उसका पैकेज बढ़ा है. सेम वे हम रिलेशनशिप को लेके भी ऐसा एटीट्यूड रखने लग गए, तो हमको लगता है कि यार इसका बच्चा हो गया, इसकी तो शादी हो गई है. और मेरे पास ऐसी लड़कियां आती है, उनको ये लगता है कि मेरे आसपास तो सबके बच्चे हो रहे हैं, मेरी तो शादी नहीं, मेरा तो कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं है. तो उनको इतनी ज्यादा डेस्परेशन फील होती है, एंड इट इज बिकॉज वी आर कॉन्स्टेंटली कंपेयरिंग आवरसेल्व्स एंड वी थिंक वी आर इन अ रेस. बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है. हमने अपने दिमाग में एक टाइमलाइन दे रखी है, हमें लोगों का ये परफेक्ट लाइफ सोशल मीडिया पे देख के हमको लगता है हमारी भी परफेक्ट लाइफ होनी चाहिए. बट क्या बाय फोर्स वो क्रिएट हो सकती है? नेवर.
and hence the divorce or the breakup that happens, because we are so influenced and we think that what they are showing is the reality, but it is not. समटाइम्स इवन हमारे केस में हमें लगता है कि यार हमें कम, हमारा तो काम ही है, हमारा नीश ही है, हमें खुद फील होता है वी शुड पोस्ट लेस, वी शुड नॉट शो सो मच कि हम इतना एंजॉय कर रहे हैं, हम इतना फन कर रहे हैं, हमें इतना प्यार है, हमको तो नजरें लग जाती हैं. डू यू बिलीव इन नजर? हाँ मतलब अभी हमें करने लग गए हैं. अब हम, क्योंकि हमारे से बहुत एक्सट्रीम हो रहा है, लाइक फॉरगेट इवन सोशल मीडिया. बिना बात के लड़ाई हो रही है. हाँ हमारी तो छोटी चीज में क्यों हो रही है, तो मुझे लगता है हमारे में तो सेंस भी है, अवेयरनेस भी है, सब It कुछ. is only after we meet a big group. या तो मैं बोल रही थी अब तो हमारे साथ ऐसा हो गया कि सोशल मीडिया डालने की जरूरत नहीं है. इफ वी आर इन अ बिग ग्रुप एंड पीपल जस्ट लुक एट अस एंड दे टॉक अबाउट अस और व्हाटएवर, हमें नजर लग जाती है उसके बाद. मतलब ऐसा हमारे साथ 2-3 बार हो चुका है. इवन आई फील गिल्टी समटाइम्स इन चीज़ों को लेके कि मतलब वो मोमेंट शायद मैं ज़्यादा टाइम अपने हस्बैंड को दे सकती थी, इंस्टेड आई वाज ऑन माय फोन Yes, क्लिकिंग पिक्चर्स. Since I think more than 1 year it has been, or almost 1 year, whenever we travel somewhere, I personally, I can talk for myself, I don't feel the urge of posting anything. I'm like enjoying the scene there. And something has shifted inside me only. And I understand you, because Yeah. we have been married from 3 years. For one or 2 years, we're like, oh, we'll click everything, we'll show there. So I think it's almost like that is my high point. The whole trip was nonsense. But when I start enjoying everything, I enjoy the plants, I enjoy the trees, I enjoy talking to people. I don't even care what my followers are seeing or not seeing, anyways. Correct. So, some consciousness shift is required. It is not, see, when you do it very forcefully, then you feel like putting, like something has to shift within you where you start connecting with the universe. True. And maybe spirituality is the answer. I don't know. एंड आई ऑल्सो फील कि जो आज के यंग बच्चे जितने भी हैं, मतलब वो सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा दिखाते हैं, ट्राइंग टू प्रूव दे फाइनली हैव द लव दैट दे वांटेड, और अपने पीयर ग्रुप में ही उनको एक पेडेस्टल पे अपने आप को रखना है, इसलिए वो चाहते हैं कि आई हैव दिस बॉयफ्रेंड, ही गिव मी दिस. That validation is so important for them. एग्जैक्टली माय पॉइंट कि उनको इतना लगता है कि यार मेरे को वैलिडेशन मिल जाएगी इससे, Yeah. या मेरे को लोग डिफरेंट तरीके से ट्रीट करेंगे या देखेंगे, उनके लिए उनकी कंडीशनिंग ऐसी हो रखी है, दिस इज इम्पोर्टेंट. So let's talk about therapy. I think 50% of couples ऐसे होते हैं until they come to the urge of breakup या divorce, तब तक वो लोग therapy या consult करने नहीं जाएंगे. So do you think ये जो resistance है therapy को लेके it's damaging their relationship? उनको ये accept करना चाहिए that कुछ तो गलत हो रहा है and we need help. See, one thing is that it is not supposed to happen, but this is the reality, that people don't even like this word therapy. Yeah. That is the emotional knee-jerk reaction they have when they hear this word. Yeah. They think we have failed. Yeah. So that is the reason we are coaches. हाँ The मतलब thing is that is the whole point. Like, there's so many people who actually need help, and they can go and take help from anywhere. They can go to a spiritual guru, they can go to a Reiki healer, they can go to a therapist, they can go to a psychologist, they can go to a doctor, and they can come to a coach. Right. So people need to have choices, and people need to understand that kill the dragon when it's small. People need to, like, so many people come to us not after some problem of a relationship, even premarital coaching, even just to get into a relationship. I should always be prepared, because I always understand this thing from a perspective of, let's say there is a famous guitarist, let's say there's Justin Bieber, and let's say there's me, and you give me the best guitar, and you give him the worst guitar, he's going to still destroy me. It is not in the guitar, it is in the guitarist. Correct. Whether he is skillful in it or not. So in this metaphor, guitar is the marriage. You need to be understanding how to make the relationship work with anybody. If you understand the skill of a relationship, if you understand the skill of understanding the other partner, then having different variations of guitar is just going to be a matter of efficiency, not the ability. Your ability is there with you. You can make. Can anybody come in a relationship with anybody? 100%.
Anybody can be in a relationship with anybody. They can. Will they sustain long term? That's a big question. And the third question is their nature going to reinforce that they are going to be doing it in a fulfilling way? They can do it long term also, maybe, but they're not fulfilled like people doing jobs. But their nature is such that they are willing to do it long term also. They can do it, they have the ability also. And now they enjoy the thing also because they're growing in it. Anything in which you grow, in your perception, like you might be growing, but you don't perceive it that way. For example, heartbreak. Yeah. Heartbreak is a growth, but you don't perceive it as growth, so you're going to commit suicide. But how is heartbreak a growth? Because the moment your heart gets broken, only then you realize the reality of relationship, that why things didn't work, what were my mistakes. If someone does not leave you, if someone leaves you, there are so many men who channelize the heartbreak and go to the gym. This is the first time they have ever working on their body, working on their mind, working on their career, and many of them blast. Correct. I was one of them. I think so. Every student of mine and every friend of mine has gone through this phase. One of my friend who's also a chartered accountant, he created 6-pack abs because of a girl. So it can be channelized into a growth only if it is in your perception. If it is not in your perception, you will become suicidal. Correct. So it is not the heartbreak which destroyed you or which transformed you. It is how you perceived it. You know, we start with छोटे छोटे conflicts होते हैं. So वो जब वो conflicts start होते हैं, you know, they start happening. तो कुछ ऐसे rules या कुछ ऐसी चीजें जो ध्यान में रखनी चाहिए so that doesn't turns into a big fight. To answer your question in short is that the resistances come because of lack of communication. And when you communicate, you understand these resistances. See, resistances are there, but people are unaware. They don't know what their partner is going through. And this small thing, after a month, it is going to blast. But when it blasts, when you are trying to dissect it, you will never be able to reach where it actually came from. You will never be, because you can't. Yeah. Because there's so many small things. Anything recent, you think this is the problem. No, that is not the problem. But if you develop a concept I learned from someone, I forgot his name, is a concept of clean time. Clean time means time without social media, time without TV, time without anything, without any book or any nonsense. Simply a 10 to 15 minutes of clean time with your partner every single day, or few times a week, is going to help you really understand and dive deep into what they are thinking, what they are feeling. Any small resistance, it's like an antivirus. Every single day if you are scanning, you don't need a big scan after 6 months. Correct. Because if you do the big scan, you don't know where this virus came from. Absolutely. Where you Every single started. day, you're going to give them a clean time of 15 minutes. I didn't like तूने towel वहाँ पे रख दिया था. And if the person is mature, I'm sorry, I'll try to improve. And this, that. And there are many things you can discuss. And if there is a big resistance, then you need to find solution for that, or at least find a common ground. So, like Shruti said, कि एक woman को या एक female को क्या चाहिए, I think you mentioned all that. But एक male को या एक लड़के को क्या चीजें चाहिए होती है जो Hot बंदी चाहिए. like she said कि हमारी needs emotional होती है जो बंदे समझते नहीं हैं. So बंदों की ऐसी कौन सी needs होती हैं जो शायद लड़कियां नहीं समझ पाती हैं? See, ऐसा नहीं है कि we do not have emotions and हमारी कोई emotional needs नहीं है. We also want to be understood. It is simply that unfortunately in this culture, nobody talks to men like this. Nobody understands what he is going through. Probably he is going through more emotions as compared to women. So why women we consider they are more emotional is because of their hormones, because they are up and down, this, that. Men are, considered more stable, but that doesn't mean that they don't have more volatile emotions inside them. It is simply that it is considered girly to cry, to express your emotions. You talk about it. Why are you being a girl? Like उसके जो बचपन के दोस्त भी उसको यही टेंट्रम्स दे के उसको इनसिक्योर कर दिया उसने. तो फिर when he grows up, he's like, I just need to put my head down like a robot and work,
एंड बाकी चीज़ें मेरे को ज़्यादा कुछ चाहिए नहीं. सो यू विल सी even in marriage everywhere you will see, mostly, not always, I've seen opposite cases also, but mostly women would have more particular taste of I want this way only, I want this only, I want this. So even in psychology it has been researched from many years that 81% of the conflicts in a relationship are brought by women, not created by women, brought into observation by women. These are the problems, but women see it. Men, even if 100% problem, everything is good. Yeah. What is the problem with your wife? Everything is good. What is the problem with your husband? मुझे तो लगा सब सही चल रहा था उसके अंदर था कुछ वो delusional होते हैं. That is the thing. So they also need to understand men. But do you think men से जो expectations हैं आजकल जो भी फीमेल्स हैं या विमेन हैं उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यू नो, वो जो हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं इन एवरी फेज, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो पेरेंटहुड हो, वहाँ पर हस्बैंड से या पार्टनर से जो वो एक्सपेक्टेशंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं. I तो really my heart goes out to all the men. In fact मुझे लगता है कि फेमिनिज्म बहुत ज्यादा होता है. हाँ, लड़कों के लिए क्या है? कुछ नहीं. उनके लिए कोई नारे नहीं निकाल रहा है. मतलब आई जस्ट फील कि कितनी गलत बात है कि हमने जबरदस्ती अपने आप को एक सिचुएशन में डाला है जहाँ पे हम अपने आप को विक्टिम बोल के इक्वल वो चाहिए, इक्वल राइट चाहिए, फेमिनिज्म ये सब कर रहे हैं. वो व्हाट अबाउट मेन? मतलब उनके तो कोई भी नहीं सुन रहा है. फेमिनिज्म वाले तो हैं, बैठे हैं हाँ. पूरी जनता, बट लड़कों के लिए कौन है? उनके लिए कौन बात कर रहा है? सो आई जस्ट फील कि पहली बात तो लड़कियों को अपने आप को ये इस जोन में ही नहीं डालना चाहिए दैट आई एम अ विक्टिम, दैट आई नीड एम्पावरमेंट. यू आर ऑलरेडी एम्पावर्ड भाई. तुम्हें धरती पे भेजा है विद द पावर ऑफ क्रिएटिंग अ लाइफ इनसाइड ऑफ यू. और क्या एम्पावरमेंट चाहिए? लड़के नहीं कर सकते वो. यू कैन क्रिएट अ बेबी. सो यू आर ऑलरेडी एम्पावर्ड. डोंट टॉक अबाउट मोर एम्पावरमेंट. लड़कों को मुझे लग रहा है कि वी हैव टू हियर देम एंड लिसन टू देम. सोसाइटी में उनकी इंपॉर्टेंस मुझे लगता है कहीं ना कहीं गायब होती जा रही है. Because they don't speak for themselves. Exactly. And again it's not the problem. It's not their problem because they are conditioned that way. वो भी हम नहीं करा है, उनकी माँ नहीं करा है कि बेटा तू लड़का है, तू रो नहीं सकता, तू एक्सप्रेस मत कर, तू चुप रह, तेरे को स्ट्रांग बनना है. क्यों भाई? हर किसी के अंदर फेमिनिन एंड मैस्कुलिन एनर्जी दोनों होती है. हमारे अंदर भी मैस्कुलिन एनर्जी है. दैट इज हाउ वी वर्क एज वुमेन. आज की डेट में हम पैसे कैसे कमा रहे हैं? हमारी मैस्कुलिन एनर्जी से. सेम वे लड़कों के अंदर भी फेमिनिन एनर्जी है जिससे जो उनको यूज करनी चाहिए टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, बट वो दबाई जाती है, सप्रेस करी जाती है बिकॉज दे थिंक इट्स नॉट मैस्कुलिन, which is true in their perspective, but ultimately it backfires. In the later years of the man's life it backfires because they don't know how to express now. अब उनको hurt feel हो रहा है, अंदर दबाएंगे thinking if I speak I am a woman, if I speak something will go wrong, and my mother had told me to be strong so I have to be, I can't cry, I can't do this. मैं उनके अंदर अलग एक टर्मोइल चल रहा होता है men के अंदर, and they don't know an outlet because if they express to their woman she will judge, if they express to a friend he will make fun. किसको जाके बोले आदमी? And जैसे कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, आर देयर एनी पर्टिकुलर थिंग्स या 3 थिंग्स जो एक दूसरे को कभी नहीं बोलनी चाहिए? गाली आई फील बिल्कुल. गाली. आई एम लाइक आई डोंट इवन यूज द मतलब एफ वर्ड. today's हाँ. generation एक दूसरे को गाली नहीं दे रहे होते, उनकी लैंग्वेज ऐसी बन Language जाती ऐसी है. हो बट गई. प्रॉब्लम इज कि इट इज सच अ लो वाइब्रेशन वर्ड. राइट. कुछ भी गाली देते हो तुम कि at some point it becomes sensitive. For example, there was a student of mine who was in a relationship with somebody and वो एक दूसरे को ऐसे ही गाली वाली देके बात करते थे because it was a normal thing. Yeah. After 5-6 years, this guy became a little spiritual. This guy became a little sensitive about things. अब फिर वो लड़की तो नहीं चेंज होगी ना, so she's continuously doing that and he got turned off very badly and then finally he left her. एंड दूसरी चीज आई फील दैट हमने खुद ये अपने केस में रियलाइज करा है कि पेरेंट्स को लेकर कभी उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए बिकॉज चाहे कोई कैसा भी रिलेशनशिप हो तुम्हारा पेरेंट्स के साथ, अपने पेरेंट्स को तुम बोल दोगे, अब किसी और से नहीं सुन सकते तुम अपने पेरेंट्स के बारे में. फिर चाहे मैं गलत ही क्यों ना हूँ, फिर तो वो झगड़ा बढ़ने ही वाला है. यस. सो आई फील Because parents is a very sensitive matter. हाँ, लाइक पेरेंट्स के अगेंस्ट किसी को, पार्टनर में स्पेसिफिकली, बिकॉज तुम सबसे ज्यादा वल्नरेबल अपने पार्टनर के साथ होते हो, तो तुमने उसको लिबर्टी दे रखी है हर्ट करने की. बट इस चीज को लेके हर बच्चा अपने पेरेंट्स को लेके सेंसिटिव होता है. तो आई फील ये भी एक रूल होना चाहिए दैट यू शुडंट से एनीथिंग अगेंस्ट द पेरेंट्स, और एटलीस्ट बी लिटिल सेंसिटिव एंड माइंडफुल व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द पेरेंट्स. और मुझे लगता है एक और चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अभी प्रेजेंटली जिस चीज़ को लेकर झगड़ रहे हो, स्टिक टू दैट. पुरानी बात
बातें और पुराने झगड़े मत निकालो। And this is something that women tend to do. वही They बोल रहा हूँ, यहाँ पे आ रहा है वो. हाँ नहीं हमारे अंदर नहीं, भी मेरे साथ tendency तो होती मेरे है. हस्बैंड की तरफ से होता है, क्योंकि अच्छा. उसकी मिस्टेक अगर मैं पकड़ रही हूँ तो But you know what? माय ओल्ड मिस्टेक इन बिटवीन. It is also a stereotype. लड़कियां नहीं करती, मैं भी करता हूँ, लड़के भी नहीं करते करते हैं. हैं, बट मैं बता रही हूँ कि लड़कियां क्या करती हैं कि अगर इसने, जैसे मैं Resentful अपना build भी up. एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे अब सपोज मैंने, इसने मुझे कुछ बोल दिया हर्टफुल, तो मैंने हाँ. कंट्रोल किया, मैंने इसको नहीं बोला. हाँ. मैंने कहा अभी मैं चुप हूँ, अगली लड़ाई में बोलूंगी कि तूने मुझे ऐसा बोला था और मैंने कुछ नहीं बोला तेरे सामने, तो हाँ. तुमको लगता है ये हथियार है कि हाँ. मैंने एक हथियार रखा हुआ है कि मैंने इसको सामने से पलट के जवाब नहीं दिया था, अब इसको मैं अगली लड़ाई में यूज करूंगी. तो ऑफ कोर्स इट्स प्लेफुल एंड फन टू थिंक इन योर माइंड, बट इन द एंड तो रिजेंटमेंट ही है ना यार, तुमने कुछ ना कुछ अपने अंदर But नेगेटिविटी बना के You रखी don't है. feel good actually. हाँ. So hate is a poison. You think someone else is dying, but you're only killing Yeah. yourself. And do you think love languages help? कि love language समझना एक दूसरे की. Yeah, so this is also one activity we do with our students also, even amongst us. हमने काफी बार इसके ऊपर बात करी है. In fact, day 1 से हम love languages के ऊपर बहुत या discuss हमें भी करते हैं सिखाओ, हमें भी बताओ. because it keeps on changing. मतलब you can talk a little bit about what love languages are and So then. there are 5 love languages. This is a concept given by Gary Chapman. He wrote about it, and I don't know whether he created it or he borrowed somewhere. I don't know. So first is physical touch, and second is words of affirmation. So what is the concept of love languages? Basically, that you like to be loved in a certain way, and that is how you feel loved. So some person is not going to feel loved until you touch them, because they are. So this comes from what type of person you are. Are you a kinesthetic person? Kinesthetic means a feeling touchy person. Correct. Or are you a visual person, that you only see things when someone does for you, when someone is making efforts for you, only then you see them? Or are you an auditory person, when someone says these words, sweet nothings to you, only then you feel it, otherwise not? Like, people go into so much of research in which side of the ear you feel more. अच्छा. So research says that more than 80% of the people are going to feel on the left ear more than the right ear, because for some reason it is more sensitive. Okay. So these are small things, but one is physical touch. Some people are only going to feel like, if you love me, you're going to kiss me, you're going to have sex with me, you're going to make out with me, you're going to hug me. Only then you're going to show me love. Someone is saying, oh, I'm not a piece of meat, say to me I love you. So that is a thing. Third is, acts of service. All this talk is cheap. Do something, then you will be showing how much you really love me. Correct. You cook food for me, do something for me, make efforts for me. Only then, that is the language of love for me, and that is how I express. Fourth is gifts. No, all this nonsense, you're doing things, all this cheap stuff. I don't care about your efforts. Buy something for me. Make efforts in that direction of something I can remember you by, and all that. Because you will see so many people, whenever they go somewhere, they take gift. They also expect to receive gifts. And fifth is quality time. Don't give anything, don't do anything, don't say anything, don't try to kiss me or do all that. Just be with me. Spend time with me. You can keep saying and doing and sending me gifts from Blinkit, but if you really love me, you're going to make efforts to be with me and spend time, because time is the most valuable commodity in their perception, not the reality. So let's talk about the hardest part in a relationship, just separation and divorce. So are there some early signs in a relationship जो couples often ignore कर देते हैं या miss कर देते हैं? शायद वो miss नहीं करते तो उस point तक नहीं पहुंचते separation के. So, this is a concept John Gottman gives very beautifully. There are something called 4 horsemen of a relationship. 4, you can say, 4 things, 4 type of behaviors couples show. He predicts that if you show this today, you're going to get divorced in the next 6 years with 94% accuracy. So this is not something he's just saying. He has researched for 40 years. Thousands of couples. So these are basically, I have renamed them for convenience for people to really understand. So this basically adds ADDS to the whole problem. Okay. Attack, defend, disrespect, and stonewalling. Okay. So once the couple start
attacking each other for every small thing. Hmm. And the other person starts defending instead of really understanding. If someone is attacking also, Hmm. okay, I understand, maybe this is the mistake. Okay, fine. But their ego is also there. Hmm. Now they re-attack, or they go into a mode of insecurity, a victim mode, Hmm. where Or they're you defensive. always pick on me, you always do this with me, and she starts crying. Hmm. So that is also a defensive mode where you don't want to listen to that guy. You just cry and you want to get away with it. Hmm. Third is another D, that is disrespect. This is the biggest virus of every relationship. Hmm. If you start disrespecting your partner for every small thing, oh, he always does that. Oh, she is like that only. Oh, selfish he hai wo. And if you start believing that identity and every single thing, you're nagging him or her. Why are you doing this? What are you wearing? This, that. Like, to be seen with that partner in front of public is also a big thing for you. Then that relationship is doomed, because every single thing is going to be converted into contempt, which is called disrespect. And then fourth is stonewalling, which just, if things are not done now, this will do it. Because stonewalling means you don't want to fight, you don't want to argue, you don't want to do anything. You just create a stone wall and boom. Such a disconnection is just a matter of time that couples separate. You know, it is difficult for them because they have lost that feeling, या उनके अंदर वो बचा नहीं है कि मैं effort डालूं. Yes. No, second, it is not the efforts. The problem is the result of the efforts. See, the thing is, if you're doing the same thing and expecting a different result, Einstein says this is a definition of insanity. The problem is not that they are making efforts and things are not. The problem is they did not know what to do. Yeah, what efforts? The right What efforts? Correct. It's like, oh, मेरी वाइफ मेरे से डिस्कनेक्टेड है, सो मेरे को क्या वेकेशन पे जाना चाहिए. He doesn't understand कि भाई फ्लावर्स, वेकेशन, इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला. इन सब चीजों से एक परमानेंट प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होने वाली. इट्स अ वेरी टेम्परेरी सोल्यूशन. Yeah. वो मेरे तो पैसे उड़ गए यार सारे यार Hmm. इसको वेकेशन पे लेके जाने के लिए. Hmm. बट तुम्हें बोला किसने वेकेशन पे लेके जाने के लिए? He is not understanding and she is not understanding what efforts. Hmm. But efforts does not require money, does not even require a lot of efforts. It does not require a lot of efforts. It is actually very simple. It only requires one conversation. In one conversation, you can eliminate years of toxicity. Hmm. The moment people realize this, game over. But the problem is not efforts. The problem is the fear of making efforts. Correct. They think so many efforts are going to go to make this work. No, one conversation. But that conversation has to be the right conversation and productive conversation. How do you know what is the right conversation and how to talk? That is the knowledge. That is what I was talking about. If you know how to play the guitar, it doesn't matter about the partner. Or you give me a rusty guitar, I'm still going to play a good melody out of it. If you do not know, you get the best soulmate. You do not know how to make that relationship work. It is not their problem. It is your problem. So So, true. yeah. Absolutely. Because हम लोग बहुत बार ऐसे कपल कंटेंट भी पोस्ट करते हैं ना. आई रिमेम्बर कि उसके कमेंट सेक्शन में इतने सारे वाइव्स या फीमेल्स के कमेंट्स होते हैं कि मैं अगर ये रील अपने हस्बैंड को या अपने पार्टनर को भेजूंगी भी ना तो वो देखेगा भी नहीं. मतलब वो कुछ सुनते ही नहीं है. और वो उन्होंने दिमाग में बैठा लिया है कि मुझे अब कम्युनिकेट तक नहीं करना है कि व्हाट आई फील और व्हाट आई वांट. आई फील एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो हम मिस कर रहे हैं. देयर हैज टू बी विलिंगनेस. Yes. इफ वन ऑफ द पार्टनर इज नॉट विलिंग, कितने भी एफर्ट डालो तुम, एट द एंड ऑफ द डे यू ऑलवेज फील लाइक इट्स अ लॉस्ट बैटल. You need to shake them. You need to go to your mica and stay there. हाँ, मतलब डू समथिंग जिससे कि विलिंगनेस क्रिएट हो सके. या अगर पार्टनर विलिंग है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कितने भी एफर्ट डालो, लाइक ताली दो हाथों से ही बजती है. Yeah. हो तो तुम इन मतलब इन अ रिलेशनशिप बोलिए जहाँ पे दो लोग हैं, तो व्हाट आर यू फाइटिंग फॉर इफ द अदर पर्सन इज नॉट इवन देयर इन द सेम बोट विद यू. So I think the willingness, the intention, if it's not there, then nothing can work out. And let's talk about money and fights. I think ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हैंड इन हैंड मैंने देखी आजकल जा रही है. मनी इज़ वन ऑफ द टॉप रीजंस डाइवोर्स के आज. Why do you think so कि मनी इतना मैटर कर रहा है, उसकी वजह से इतने फाइट्स हो रहे हैं? See, two reasons. One is money is also a cause of
the stress. Hmm. Money is a big cause of stress. Right. You don't have money, big problem. You have money, you suffer taxation. Hmm. So it's a big cause of stress for people anyways. Yeah. Second is the emotion and the meaning behind it is very different. Many people think money means savings. Hmm. Many people think money means freedom. Hmm. Many people think money means kids. Many people think money means, investment, Travel. Hmm. it means something because Hmm. money in itself, It's बेचारे nothing. मतलब वो एक piece of paper है या बेचारे पैसे को हम हाँ। Different meanings दे रहे हैं. बट बेचारे पैसे को हम ब्लेम कर रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप में Exactly. अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी वजह से आ रही है, तुम कागज के टुकड़े की नहीं. हाँ. It is the meaning what money means to people. If money means travel for somebody and money means savings for somebody else, that is the difference in Conflict. point of views, not money. True. So if you understand Hmm. कि चलो for me money is a little playful, Hmm. या मेरे को थोड़ा ना उड़ाने में मन करता है, मेरे को सब कुछ बचाना नहीं है, Hmm. then you can create concepts around, like there is a concept of play jar where Hmm. 10% of your income have to go and be kind of burnt Hmm. in nonsense. It does not have any justification, it does not have any investment, it does not have any return. Hmm. It is simply nonsense burning of money, Hmm. where you buy PlayStation, you buy this, you buy dress, you buy enjoy, do anything. you with that enjoy money. it. That person is also happy. Some percentage has to go into investment, that person is also happy. It is simply a mismanagement of money because of which people are fighting. Correct. Some person is saying, oh, I want to go here, other person cannot afford it. If a woman is asking the husband to spend 1 lakh rupees per month for shopping, Hmm. is she mad? Think about it. Is she mad? She's asking 1 lakh rupees. Hmm. No, she's not mad. She knows मेरा पति करोड़पति है. Hmm. मेरे पति के पास जब 1.5 लाख रुपए आते हैं तो मैं 1 लाख की शॉपिंग क्यों करूंगी? शी इज नॉट मैड. Hmm. शी नोज ही कैन अफोर्ड. दैट इज द रीजन हर डिमांड इज हाई. Hmm. But But- पति को स्पेंड नहीं करना है. नहीं, ही शुड. बट उसको नहीं करना है. That is the willingness she is talking about. They don't want to. It's like the thing is, अभी देखो, for a husband, money is all about savings, Hmm. Yeah. but he does not understand what shopping or clothes mean to a woman, Correct. because it doesn't mean anything. It is simply a cloth wrapped around your body for a man. Hmm. Correct. For a woman, it means the world, Hmm. because her whole confidence, everything, how people perceive her, her whole identity True. is linked with how she looks. Hmm. And men should understand this better than women. Hmm. Because they want to see a You beautiful want a woman. beautiful girl, but after तुम्हें after marrying you और will- देखनी है लेकिन उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं Investment करनी. नहीं करनी. so if a girl Hmm. can somehow make the husband feel what it really means for me, she made me understand. Hmm. Does that mean she's going to ask me 1 lakh rupees and I'm going to give? No. But now I understand and I am more receptive. Hmm. Okay, fine. I know that clothes, shopping is going to mean more to you. And I know she's not stupid. Even if I give her 1 lakh rupees, she's not going to spend. लाइक जैसे दोनों पार्टनर्स के अगर फाइनेंशियल मीनिंग्स अलग हैं, फाइनेंशियल गोल्स अलग हैं, एक को सेविंग्स करनी है, एक एक को को एडवेंचर करना है, एक को सिक्योरिटी adventure करना है. तो हाउ शुड दे डील विथ दीज डिफरेंसेस? Yes. So आई for फील कि पहले तो तुम्हें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि तुम्हारा पैसा और इसका पैसा एक ही होता है. मतलब आफ्टर मैरिज इट इज वन ओनली, बट स्टिल बिकॉज यू आर अर्निंग स्पेसिफिकली इन कपल, जो आज के हम डिंक बोलते हैं, डबल इनकम विद नो किड्स, ठीक है, जो हमारा केस है, हमारा डिंक बॉर्ड है विद अ डॉग. सो उसमें तुम्हें लगता है कि यार ये तो मैं पैसे कमा रहा हूँ, ये बोलेगा ये तो मैं पैसे कमा रहा हूँ. लेकिन टेक्निकली जब तुम अपने एज अ कपल इफ यू आर स्पेंडिंग, इट इज टुगेदर. बट अगर मेरे को अलग से शॉपिंग करनी है, देन आई वांट टू यूज माय मनी. अगर इसको अलग से प्ले स्टेशन की गेम्स करनी है तो अपने अपने खर्च. तो देर आर मल्टीपल वेज टू डील विद इट. अकाउंट्स, क्योंकि दोनों का बिजनेस, हमारा वो एंगल नहीं इतना हो सकता, बट यू कैन ऑलवेज गेट सम काइंड ऑफ कोर्स और कोचिंग ऑन हाउ यू कैन हैव अ जॉइंट अकाउंट. देयर आर सो मेनी पीपल हु आर टीचिंग दिस राइट नाउ. एक्सेल शीट खोलो, बैठो, हमें अपना पता है कि हमारा मंथली का इतना एक्सपेंडिचर होता है, उस हिसाब से हमारा हमने अपनी लाइफस्टाइल बिल्ड करा हुआ है कि इतनी हमारी EMI जाती है, ये होता है, वो होता है. तो हमें बहुत नंबर्स को लेके वेरी क्लियर. एंड व्हेन वी आर स्पेंडिंग, वी आर सो अवेयर कि हम इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं या हम इतना कर सकते हैं. तो हमारे बीच में एक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. बट yes, sometimes in some situations money can be very sensitive for a woman if she's not working.
तो उसको लेकर के यार मेरे को इससे हमेशा मांगना पड़ता है. एक्चुअली में मैन एज उसके डीएनए में ही इज अ प्रोवाइडर. He loves to provide and woman is the nurturer. She loves to take care of the house, of the kids, everyone. तो हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट ही ये है कि हम अपने आप को सुंदर बनाएंगे, घर को सुंदर रखेंगे, साफ रखेंगे. हमारे अंदर से नेचुरली आता है. और एक आदमी के अंदर से नेचुरली नहीं आएगा. आदमी के अंदर से आएगा आई वांट टू वर्क, आई वांट टू प्रोवाइड, क्योंकि उसका नेचुरल इंस्टिंक्ट ही है दैट ही इज द प्रोवाइडर. और ये तब से जब से हम इवॉल्व हुए हैं ये चलता आ रहा है, राइट? सो वो डायनामिक तो कभी भी नहीं हटने वाला है. एंड जैसे एक रिलेशनशिप बहुत अनहेल्दी है, अनहैप्पी मैरिज फॉर एग्जांपल, सो स्टेइंग इन एन अनहैप्पी मैरिज फॉर अ सोसाइटी, इज दैट गुड या इज इट मोर डैमेजिंग? गुड मतलब पॉइंट इज कि हम दुनिया को दिखाने के लिए अपने आप को एक बहुत ही नेगेटिव स्टेट में रखते हैं, थिंकिंग कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे. भाई क्या फर्क पड़ रहा है लोग तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, तुम्हारी लाइफ है. मतलब व्हाई डू यू केयर व्हाट पीपल थिंक. एनीवे तुम प्रिटेंड करो, अंदर से तुम्हें सच पता ही है, तो झूठ किसको बोल रहे हो तुम? दुनिया को नहीं बोल रहे, तुम अपने आप को झूठ बोल रहे Okay, not even for society. Say for example, बच्चा है हो. and both of them are not happy with each other, but वो लोग अलग नहीं हो पा रहे हैं because they have a kid. Again the same thing. Kids are even more intuitive. वो तुम्हें तुम्हारी एनर्जी से जज कर लेंगे कि there is something wrong between mom and dad. So who are you lying to? You can't lie to your kids. In fact उनसे ही तो तुम बिल्कुल नहीं झूठ बोल सकते हो. तो लिटरली सब विटनेस कर रहे हैं घर के अंदर. And if couple separate, having a kid, तो उसके बाद जो रिलेशनशिप होता है या मैनेजिंग द चाइल्ड बीइंग सेपरेटेड, वो कैसा होना चाहिए? I feel that can be harmonious too. Like very good example is Hrithik and Suzanne. इनफैक्ट बहुत सारे बॉलीवुड में तो काफी ऐसे कपल्स हैं जिनको देख के तुम्हें लगता है कि यार यू कैन मैनेज इजीली. आलिया भट्ट का भी केस वैसा ही है. सो काफी है. मतलब आई फील के अगर तुमने एक बहुत ही अच्छे नोट पे सेपरेट करे अपने पाथ, जो कि होता है मैच्योरली, यू कैन ऑलवेज सेपरेट कि यार वी आर नॉट ग्रोइंग इन दिस रिलेशनशिप एंड इट्स नॉट वर्किंग, बट फॉर आवर चिल्ड्रन वी हैव टू को पेरेंट. सो आप अगेन हैव योर रूल्स के इतने टाइम वो मेरे पास रहेगा, या फिर मेरे पास उसकी कस्टडी आई है तो मेरे साथ रहेगा, बट 4 दिन तुम्हारे साथ भी. सो दैट कैन बी मैनेज, बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द इमोशनल मैच्योरिटी ऑफ द पेरेंट्स. अगर तुम्हें डिवोर्स के बाद भी रेजिस्टेंस बिल्ड करी हुई है कि ही इज नॉट अ गुड फादर, आई विल नॉट मेक यू मीट माय चाइल्ड एनी मोर, खत्म है फिर तो. मतलब बच्चे के ऊपर तो बहुत बुरा असर पड़ रहा है, तुम्हारी मेंटल हेल्थ पे भी असर पड़ रहा है उसका. तो आई थिंक जब तुम सेपरेट कर रहे हो, मेक श्योर दैट इट इज हैपनिंग ऑन अ वेरी पीसफुल नोट. आई वुडंट से गुड नोट, इट कैन नॉट बी रियली, बट इट कैन बी ऑन अ पीसफुल नोट, एंड देन co-parenting can happen very easily, and there are very good examples of that as well in Bollywood itself. Right. And let me talk about the most important phase एक parent की life में होता है, postpartum phase, जो बहुत difficult phase भी होता है. So in that phase ना, even studies show कि जो marital satisfaction होता है, intimacy होती है, वो बहुत ज़्यादा drop हो जाती है. You know, they both tend to be distant. दोनों एक दूसरे से communicate नहीं कर पाते हैं because they are so much busy with all the other things, kids के साथ, mom की body में इतने सारे changes हुए हैं, sleepless nights. So वो जो couple का relationship होता है ना, वो धीरे 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 ड्रिफ्ट होने लगता है, दूर होने लगते हैं एक दूसरे से. हाउ कैन दे मैनेज देयर रिलेशनशिप आफ्टर हैविंग अ चाइल्ड? मैंने बाय चांस अभी इस पे एक कुछ तो पढ़ा था जहाँ पे लिखा था, लाइक थोड़ा एग्जैक्टली नॉट आंसरिंग योर क्वेश्चन बट इट इज रिलेटेड टू योर क्वेश्चन, जहाँ पे लिखा था कि इफ द फादर स्टेज विद द मॉम ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम, मतलब आई थिंक वो आफ्टर बेबी डिलीवरी बोल देते हैं ना, यू कैन गो, बट इफ द फादर चूजेस टू स्टे, देन 70% लेस चांस ऑफ डिप्रेशन, पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है अगर जो फादर है वो स्टे करता है विद द मदर. सो आई फील के एज अ मैन, बिकॉज एनीवे मैंने एक्सपीरियंस नहीं करा है, बट आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि कितना बॉडी में हम पीरियड्स के थ्रू जाते हैं तो हमारी बॉडी में अंदर जाता है, तो गिविंग अ लाइफ, मतलब इट इज सच अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर द वुमेन ऑल्सो. इसको नहीं पता कि कैसे डील करूं. सो इस टाइम पे आई फील कि अगर जो पार्टनर था तुम्हारा हस्बैंड है, वो अगर 100% अंडरस्टैंडिंग है, उसको इस टाइम पे 200% अंडरस्टैंडिंग होने की जरूरत है. सो यू शुड अंडरस्टैंड, आई डोंट नो, थ्रू बुक, थ्रू कोर्सेज, थ्रू आर्टिकल्स, थ्रू सम मेंटरशिप, बट यू शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग ऑन इन अ वुमेन्स बॉडी एंड बी as mature, as kind, as compassionate as possible, because she's not able to deal with her own self right now, so she can't deal with you. So that kind of maturity and emotional understanding I think is required from the father's side. जैसे मैंने बोला ये मॉम्स का फेज होता है, where they do not
feel to have that physical relationship या physical touch. I think ये बहुत दूसरे phases में भी होता होगा where partners do not feel like having intimacy या physical relationship. So उन cases में how can the other partner deal with it? It is true for both कि suppose अगर मेरा अभी बहुत ही मेरा work mode on है, I just want to focus on my students, my community, my business, then मैं नहीं हूँ उस mood में. I don't feel like having any kind of physical intimacy with you. So then in that case, do I have to force myself? Is he not understanding कि मेरे को अभी अपने काम पे focus करना है? And I think ये बीच-बीच में phase आता है. You don't have to actually force because you won't even enjoy physical intimacy. तुम कर भी कैसे लोगे enjoy अगर तुम उसको forcefully कर रहे हो. So कभी-कभी ऐसे phase आएंगे जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि I need to focus more on my business or maybe I need to focus more on myself. I need to go on a solo vacation. नहीं अभी मेरे को distance maintain करना है and हम जो चीज की बात करते हैं कि See, ताली in a short term, this phase is okay. If it is a big phase, there's a problem in the marriage. It's not a phase. You do not want to be physically intimate with somebody. It is a clear-cut consequence of lack of emotional connection with that person also. It is not like you are having such a great connection emotionally, but you do not trust them. So, sex for masters of relationship is a priority, not a second or third thing in the table. Right? It's a priority. Like a So, lot of couple there are therapists two who ask first question, how's your sex life? अगर couple के बीच में गड़बड़ हो रही है, they would ask first. there are two type of people. You're going to see masters and disasters of relationship. There is no third type of person. Either you're a master or you're a disaster. If you do not know what you are, you're a disaster. Because you do not know what you're doing. In a relationship, it is automatic. It's like you're in a train and that automatically is going somewhere, you don't know where it's going. So it's like that. You don't know where that train is going, what's happening. You are not driving the car. You're not driving the vehicle. If you are in the driver's seat, you are the master. Now, if you are a master of relationship, it has been scientifically proven by, in 26 countries, 72,000, I think 71,000 couple in 26 countries have been interviewed over the years. And this was written in a book by a psychotherapist where there have been identified few points, I think 13 or 14 points of physical intimacy, of how many people are physically intimate and what is something masters are doing. What is it? And before interviewing them for years, they thought the answers are going to be typical. Try sex toys, do this, open your relationship to other people, random stuff. But it was nothing like that. Very simple things. Do you cuddle while sleeping with them? Do you prioritize sex? Or is it the last thing on the table? I'll get this done. And at the If I night, have if I time. have time, if I have energy, we'll do it. No, it's a priority for them. It is not like you have to take care of too much of frequency. Every week, every day, you have to do something. But even if you do it twice a month, the quality has to be such that you have time, you make space. So I do not believe that there has to be any phase for people where they lack physical intimacy, because it is a direct consequence of lack of emotional intimacy as well. After hearing both of you, I feel staying together is easy, but growing together is the real work. So for our audience, last 3 tips that you would like to give जिससे couples अपने relationship को और भी solid बना सकें. First one that is coming to my mind is that you have to be your true self in the relationship. If you're trying to be someone, pretend, or just trying to please your partner so that he accepts you, it will never work. मतलब sooner or later you'll find out that ये मैंने प्यार किसी और से किया था और निकली कुछ और. So you have to be your true authentic self in the relationship. Be yourself. If he accepts you and loves you that way, then he's the right one, otherwise not. Second thing is, I would say that understand relationship is a game. Life is a game. Marriage is a game. If you do not play it with 100% intention to win it, then you better not play it, because you cannot play a game without winning it. So you have to have that intention. You're going and playing game, la 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 la. The other person is not going to enjoy it. So you need to know the rules of the game. Your intention has to be for winning it.
and only then you're going to consciously choose this relationship, not the partner. Many Hmm. people think choose your partner. No, Hmm. choose this relationship, because this relationship, if it is important for you, I don't want to leave her and go to other girl and then be lonely. I don't want to do all that. So it is not just about her. Hmm. I love her, I love her. No, it is about this whole game of relationship I am loving, Right. because I know how to play it. Correct. If I ask you, come play chess with me, you're like, I don't like it. You don't like it because you don't know how to win it. Hmm. The moment you win one game, you will destroy everybody because you would want to play it with everyone. Absolutely. The problem is that they do not know how to play this game. That's why they are giving up. Hmm. Right. And third one, I feel it has to be changing your belief system around relationships, because a lot of people think divorce हो जाता है, breakup हो जाता है, like marriage या relationship as a concept हनीमून बहुत पीरियड ही खत्म हो जाता हाँ। है, उसके बाद कुछ और शुरू हो जाता है. हाँ कि बोरिंग हो जाता है रिलेशनशिप, और शादी बर्बादी जैसे वर्ड सुन सुन के हम पैदा हुए हैं, तो लोगों के दिमाग में इतनी नेगेटिविटी है रिलेशनशिप. It's all nonsense. I am telling you with experience 3+ years. हम अभी हनीमून पीरियड पे ही हैं. Hmm. हमें समझ नहीं है हनीमून पीरियड कब आया, कब खत्म हो गया, कब क्योंकि शुरू हो हमने गया, अपने समझ दिमाग नहीं में ऐसा है. कॉन्सेप्ट डाला ही नहीं. डाला ही नहीं. हमने कहा हम पूरा टाइम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, हम पूरा टाइम डेट कर रहे हैं, हम पूरा टाइम उसको इग्नाइटेड, कोई स्पार्क है ही नहीं जो बुझ गया है, उसको इग्नाइट करने की जरूरत ही नहीं है. मुझे लगता है मेरी टीम को भी अब तक नहीं पता था कि दैट यू गाइस आर मैरिड, अच्छा बिकॉज मेरे ब्रीफ में अब तक ये लिखा हुआ था दैट यू आर डेटिंग ईच अच्छा राइट. तो हमको लोग शौक हो जाते हैं शादीशुदा, तुम तो लगते भी नहीं हो. स्पार्क के चक्कर में मत पड़ो, आग लगा दो. Yeah. So I just Which feel we- change your belief around relationships and marriages. If you believe that happy marriages exist and it can be yours, then so it is. थैंक यू सो मच, दिस वाज सो इंसाइटफुल एंड आई एम श्योर मेरी ऑडियंस को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, एंड उसमें से कुछ भी इम्प्लीमेंट कर लेना अपने रिलेशनशिप में, आग लगा देंगे. Awesome. Thank you. We love it. You said so it. much. Thank you so much for watching this episode till the end. Do not forget to share this episode with somebody you know who needs to listen to this. And like, share and subscribe करना बिल्कुल मत भूलना. Bye bye.